हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का 2020 का प्रैक्टिस सेट पेपर है, जिसको कि आप लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आपके सेट पेपर बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपका ये 5वें भाग में आया हुआ था 2020 में, जो कि 8 जनवरी 2020 को आपका एग्जाम्स हुआ था यूपी टेट प्राइमरी लेवल का। तो वही आज आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया हुआ है तो आपको पता होगा इसका। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया है तो इसको देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट पेपर बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं अपन। प्रैक्टिस सेट पेपर ईवीएस का है, पर्यावरण अध्ययन का है। तो देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। संसार का सर्वाधिक समस्या कार्य जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह क्या है। तो आपके सामने चारों विकल्प है। आपने अगर एग्जाम्स दिया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो साथियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। ठीक है, तो साथियों अपने दोस्तों के पास भी इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें जल्दी से, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो एखोर्निया क्रास्पीपस जलकुंभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, किसको, जलकुंभी को। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो क्या लक्षण हो जाएगा। यह प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, या फिर इसमें वंशाणुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, या फिर चौथा ऑप्शन है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वो है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका चौथा विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसी को इसका राइट आंसर माना गया था। ठीक है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, क्या है वो, साइटोक साइ साइटोकाइनिन, या फिर जिबरेलिन, ऑक्सिन, या फिर इथाइलिन। तो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो क्या कहलाता है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इससे पहले आपको बाल विकास हिंदी ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि आपकी सॉल्व पेपर है 2020 की। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये आपका ईवीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर है, जो कि सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह क्या है। क्लास्ट्रिडियम है, राइजोबियम है, एजोटोवेस्ट वेक्टर है, या फिर विब्रियो है। आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। थोड़ा सा हार्ड पेपर था दोस्तों इसका। आपका ईवीएस का 2020 में जो क्वेश्चन पेपर बना था आपका, वो थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रिडियम। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो आपके सामने है BCA या फिर Z डीएनए। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो BDNA पाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं कि कोशिका में जो सामान्य रूप से B प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार के डीएनए में क्या होता है, दोहरी हेलिकल संरचना पाई जाती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये आपको रेलवे में भी पूछा जाता है साथियों, जीके जीएस में अभी ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, या कलकत्ता से दमदम के बीच। 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी, तो आपको राइट आंसर क्या देना है, 1853। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इसका राइट आंसर क्या दोगे आप, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, तो आपके दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी, तो आपको याद रखना है 1853 ईस्वी में चली थी, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच
चली थी। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भारत की पहली यात्री ट्रेन है वो कब चली थी? 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल को 1853 में, यानी कि मुंबई से ठाणे के मध्य लगभग 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलाई गई थी? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। और आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने किलोमीटर चलाई गई थी, तो वो कितने? 34 किलोमीटर। कब चलाई गई थी? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है और आपको याद भी होगा। पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर आपका नासिक में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है वो सोनपुर में होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ चलाया जाता है? तो ये बिहार के सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यह एशिया का क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला है और इसमें स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, वहाँ की स्वयं की भाषा है जिसको क्या कहते हैं? छत्तर मेला के नाम से बिहार के लोग जानते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपको आंसर देना है। वर्ष 1971 में, वर्ष 1961 में या फिर वर्ष 1951 या 1981। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1961 में। ठीक है, कब हुई थी? वर्ष 1961 में। ये किस कारण था? इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो था सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद एवं संकीर्णता की बुराइयों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता परिषद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो आपके सामने है अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समता के अधिकार का जो उल्लेख संविधान में मिलता है वो 14 से 18 में अनुच्छेदों में मिलता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो कौन सा देश है जहां पर लचीला संविधान है? आपको याद होगा, अमेरिका, चीन, भारत या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, जो लचीला संविधान है वो यूनाइटेड किंगडम देश का संविधान जो है वो लचीला संविधान है। ठीक है, या लागू है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्रकृति में अपेक्षाकृत अन्य देशों से लचीला है। इसमें क्या होता है? इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है और संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूर्वा किस अधिवास में शामिल हैं? तो पूर्वा किस अधिवास में शामिल होते हैं? रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या फिर आपका नगरीय। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा? तो साथियों, जैसे कि आपने देखे होंगे पूर्वा, ये आप लोग बुंदेलखंडी भाषा है। ठीक है, आप लोग यूपी क्षेत्र से हैं। ठीक है, इसलिए आपको पता होगा पूर्वा कहाँ पर बोलते हैं? पूर्वा बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये अधिवास में शामिल होता है कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, पूर्वा बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, यूराल, अरावली या फिर किलिमंजारो। तो क्या कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है आपका? आपको आंसर बताना है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा किलिमंजारो। ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। तो साथियों, किलिमंजारो जो पर्वत है अपने 3 ज्वालामुखीय शंकुओं यानी कि किबो, मवेंजी और सिरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत और क्या है? अफ्रीका का उच्चतम पर्वत भी है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई तट पर, गोवा तट पर, कच्छ तट पर या फिर आपका गंगा डेल्टा पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों, कहाँ है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? तो वो है आपका मुंबई तट पर अवस्थित है एलिफेंटा। ठीक है, आपको याद रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो एलिफेंटा अरब सागर में
मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में आपका क्या है स्थित है। और ये क्या है, एक द्वीप भी है। यह लगभग कितना 10 से लेकर के 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एलिफेंटा क्या है, 6वीं शताब्दी की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शताब्दी के लिए प्रसिद्ध है, 6वीं शताब्दी के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस सेट पेपर को लाइक कर दें। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाए। तो आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको कोई भी समस्या है, दिक्कत है, तब आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो कैसे पाए जाते हैं, 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 या 70 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा। तो मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा कितने से कितनी होती है, 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। वहां पर क्या पाए जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का या फिर शान पठार का। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा। तो साथियों, कार्बी एंगलोंग पठार जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या फिर आपका पंचायती राज संस्थाओं में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर देना है। क्या राइट आंसर बनेगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ कितना 243 घ में आपका अंतर्गत भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को SC ST जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि SC ST के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या अनुपात में और उनकी महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों या सीटों के रूप में आरक्षण देने का प्रावधान भी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। और ये कितने में है आपका पंचायती राज संस्थाएं, 243 घ। ठीक है, अनुच्छेद में आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या फिर आपका 30 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए। तो साथियों, उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए एक व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, उसकी नियुक्ति के लिए कितना होना चाहिए, 35 वर्ष आपका होना चाहिए। और ये आपके अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। और नियुक्ति के समय जो राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आपको सूची का मिलान करना है। यहाँ पर दिया हुआ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको सुमेल करना है। तो आप लोग करिएगा इसको। क्या बनेगा, भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। तो ये कैसे बनेगा, जो आपका भारतीय संघ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। इसके बाद राज्य है तो राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका नगर निगम। नगर निगम में कौन चुना जाता है, तो वो चुना जाता है मेयर। ठीक है, तो ये कौन सा चुना जाएगा, मेयर। और ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, सरपंच होते हैं। तो अब आपका जो ए ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ जाएगा। आपका बी है, बी किसके पास जाएगा, थर्ड के पास चला जाएगा। सी है आपका, सी किसके, फोर्थ के पास। और डी है आपका वो सेकंड के पास। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो यही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जम्मू और कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, बिहार 1958 या मध्य प्रदेश 1957 में। तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया गया था 356 का, वो किया गया था केरल राज्य 1959 में।
तो क्या हुआ था इसमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों में संवैधानिक तंत्र में के विफल हो जाने के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था, केरल में लगा था। कब लगा था, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1959 में लगाया गया था। ठीक है, किसमें, 31 जुलाई 1959 कहाँ पर, केरल में प्रथम बार 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, कौन सा कर लगाया जा सकता है, चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, या फिर आपका ये सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर इत्यादि लगाए जाते हैं, इसलिए कौन सा सभी होगा, ये सभी विकल्प आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, या फिर आपका टैगा प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 141। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, डाउन्स, कंपास, पंपास, या फिर प्रेयरीज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 142 का। तो साथियों एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, कौन सा नहीं है, पंपाज नहीं है। ठीक है, पंपाज नहीं है आपका, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, तो बृहत्तम यानी कि बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, या फिर आपका अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा दोस्तों कि जनसंख्या के आकार के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, या फिर आपका झारखंड में। तो साथियों इसका जो बोर्ड ने उत्तर दिए थे इस पर रेड लगी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसके जो कॉमन आंसर थे तो वो कौन कौन सा था, उत्तराखंड भी आपका राइट आंसर माना गया था बोर्ड के द्वारा, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र भी आपका राइट आंसर माना गया था, इसलिए इसके जो दोनों आंसर राइट थे, फर्स्ट और आपका सेकेंड। ठीक है, अब ये किस लिए थे आपके, तो इसमें आपका क्या था कि थारू जनजाति जो है वो नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाती है, और यह जनजाति क्या है, थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और उत्तराखंड के नैनीताल यानी कि ऊधम सिंह नगर में निवास करती है, इसलिए आपके ये दोनों आंसर सही माने गए थे। ठीक है, एग्जाम के बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपका उड़ीसा में। तो साथियों इसका क्या रहा, भिलाई जो इस्पात संयंत्र स्थित है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, तो काइटन, लीच, यूपेलेक्टा, या फिर आपका इक्नस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूपेलेक्टेला आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो क्या है, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, या फिर आपका विटामिन। तो शानदार क्वेश्चन है, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। आप लोग ना इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट पेपर आप लोग देखेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्जाम्सों में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, रिक्तिकाएं, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, या फिर तारक काय। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अंगक पादप कोशिका में जो अनुपस्थित होता है वो तारक काय अनुपस्थित होता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, रिक्तिका, हरित लवक इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन इनमें तारक का जो है यानी कि इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, ये अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होगा कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या फिर आपका यकृत। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत होती है। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। साथियों आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब, ठीक है, उसको थोड़ा सा टच करिएगा, उसमें आपका ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक होने के साथ में आपका एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा साथियों, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपको जो फ़ायदा होने वाला है वो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्सों की आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको यूपी टेट क्रैक करना है, सुपर टेट क्रैक करना है और सीटेट आपको क्रैक करना है, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको भी बता सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, गौरैया, मोर, सारस, क्रेन या फिर आपका तोता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आपको जैसा कि पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो पक्षी है वो क्या है, सारस है या क्रेन है। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी आपको पता होगा ये मोर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी पूछा गया है तो अब आपको क्या टिक करना है, सारस करना है। ठीक है, सारस या क्रेन। अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए आपको, ठीक है, तो वो है आपका मोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सारस, क्रेन। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।